अपनी वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी सुपर सेन ब्लू फॉर्म में है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ। एडमिरल रूबा, एडमिरल लिरिक, एडमिरल फिनेल तीनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो पावर अप करने लग जाते हैं क्योंकि वो वेजिटा से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बाकी बचे हुए सभी के सभी सैयंस वेजिटा, रूबा, लिरिक और फिनेल को देख रहे होते हैं और वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। काबा अपने मन में सोचता है कि इनके अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर निकल रहा है। सभी के सभी सैयंस बहुत ही ज्यादा डाउट से वेजिटा को देख रहे होते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वेजिटा एक आउटसाइडर है और वो उनके प्लेनेट पर आकर उन पर हुक्म नहीं चला सकता। और क्योंकि वो वेजिटा का साथ नहीं देना चाहते, वहां से काफी सारे सैयंस जाने लग जाते हैं। वेजिटा बहुत ही ज्यादा गुस्से में सभी सैयंस को देख रहा होता है। वेजिटा गुस्से में बोलता है कि तुम सब डरपोक अगर यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, पर जब तुम लोग रोते हुए वापस आओगे तो ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों से नजरें मिलाऊंगा। जिस दिन दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होगा उस दिन तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। अगर आज तुम लोग यहाँ से जाते हो तो तुम लोग मेरी नजरों में सारी की सारी इज्जत खो दोगे। तभी हम देखते हैं कि एडमिरल रूबा, जो कि इस प्लेनेट का सबसे ताकतवर सैयन है, वो एकदम से वेजिटा के पीछे आ जाता है। रूबा वेजिटा से बोलता है कि अब तुम मुझसे लड़ रहे हो। वो वेजिटा को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है पर अचानक से ही वेजिटा उसके हाथों के बीच में से निकल जाता है और रूबा के पीछे पहुंच जाता है। रूबा के हाथ टकराने की वजह से बहुत ही जबरदस्त प्रेशर निकलता है, यानी कि प्लेनेट सडाला के सैयंस भी उतने ज्यादा कमजोर नहीं है जितना कि पहले लग रही थी। एकदम से रूबा पीछे मुड़कर देखता है क्योंकि उसे वेजिटा की स्पीड में विश्वास नहीं हो रहा होता। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा एकदम से रूबा के सामने आ जाता है और रूबा के पेट में बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है। वेजिटा का पंच इतना जबरदस्त था कि उसका हाथ रूबा के पेट के अंदर तक घुस जाता है और जब तक रूबा को रियलाइज होता कि वेजिटा ने उस पर अटैक कर दिया है तब तक उसे ये पंच लग चुका होता है और वेजिटा के पंच की वजह से वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। वेजिटा के चेहरे से पता चल रहा होता है कि रूबा को हराने के लिए उसे पूरा एफर्ट भी नहीं देना पड़ा। उसके लिए रूबा की ताकत बिल्कुल चींटी बराबर थी। हम देखते हैं कि वेजिटा के अटैक के बाद रूबा काफी सारे सैयन से टकराता हुआ काफी दूर जाके गिरता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि लिरिक भी एकदम से वेजिटा पे हमला करने के लिए उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथ में एक बहुत ही ताकतवर अटैक होता है। एकदम से लिरिक ये ताकतवर की ब्लास्ट वेजिटा पे शूट करता है और वेजिटा वहीं पे खड़ा रहता है। ये अटैक वेजिटा से टकरा जाता है और वेजिटा के चेहरे पे शिकन भी नहीं आती। एक बारी फिर से वेजिटा साबित कर देता है कि प्लेनेट सडाला के सैयंस उसके सामने कुछ भी नहीं है। लिरिक को लगता है कि शायद उसके अटैक से वेजिटा को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा होगा, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटा बिल्कुल सही सलामत होता है और एकदम से लिरिक के पेट में बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। एक ही झटके में लिरिक बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, जिससे पता चलता है कि दोनों सैयंस के बीच में ताकत का गैप कितना बड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरी और आखिरी एडमिरल यानी कि फेनेल एकदम से वेजिटा पर अटैक करने के लिए एक बहुत ही ताकतवर अटैक बनाती है। ये अटैक एक की ब्लास्ट होता है और इससे वो वेजिटा पर हमला करने की कोशिश करती है और वेजिटा अपने आप को उसके अटैक से बहुत ही आराम से बचा लेता है। ये की अटैक कोई आम अटैक नहीं था। अगर ये अटैक वेजिटा को लग जाता तो शायद उसे नुकसान भी पहुंच सकता था। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटा अपने दोनों हाथ जमीन पर रखता है और फेनेल के पेट में बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। ये किक इतनी जबरदस्त थी कि फेनेल का आर्मर भी टूट जाता है और इसके बाद फेनेल बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरती है और एक बहुत ही बड़ी चट्टान से टकराती है। तीनों के तीनों सैयन एडमिरल्स को हराने के लिए वेजिटा को सिर्फ एक एक अटैक की जरूरत पड़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि फेनेल के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो बेहोश हो चुकी होती है। तीनों को हराने के लिए वेजिटा को जरा सा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता। तभी हम देखते हैं कि जिस चट्टान से फेनेल टकराई थी वो एकदम से टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। वेजिटा आखिरकार साबित कर चुका है कि प्लेनेट सडाला के सैयंस और वेजिटा के बीच में ताकत का गैप कितना बड़ा है और ये गैप इतना बड़ा है कि शायद बहुत लंबी ट्रेनिंग के बावजूद भी ये गैप ना भरे। हम देखते हैं कि तीनों के तीनों सैयंस की हालत खराब होती है और वो तीनों के तीनों बेहोश होते हैं। इसके बाद वेजिटा बाकी सैयंस की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि तुम लोग इस वक्त मुझे इस तरीके से देख रहे हो कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ, कोई खून का प्यासा मॉन्स्टर, पर शायद अब तुम लोगों को ये बात समझ जरूर आ गई होगी कि कमजोर होना क्या होता है। क्या तुम लोगों को ये बात समझ आई कि खुद को और अपने लोगों को ना बचाना कैसा फील होता है एक बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट के सामने, जो कि ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि खतरनाक भी हो। तभी हम देखते हैं कि जो चट्टान फेनेल के ऊपर गिरी थी वो एकदम से हिलने लग जाती है। अचानक से ही उस चट्टान के अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं और वो एकदम से फट पड़ती है। हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बहुत ही जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है और ये ऑरा होता है सुपर सैयन फेनेल का। और फेनेल को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो पहली बारी सुपर सैयन में बदली है और इससे ये बात साबित हो जाती है कि यूनिवर्स 6 में काबा, केर और कलीफला के अलावा भी ऐसे कई और सैयन हैं जो कि सुपर सैयन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेनेल बहुत ही बुरी तरीके से घायल होती है, उसके शरीर में से हर जगह से खून निकल रहा होता है पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कि मेरे किंग मुझे माफ करना, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था।
वेजिटा फेनल को सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि शायद उसे पहले ही समझ आ गया होगा कि यूनिवर्स 6 में कई और साइयन्स हैं जो कि सुपर साइयन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम से फेनल चिल्लाती है कि गाइस कम ऑन, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि लिरिक और रूबा दोनों की आंखें धीरे धीरे करके खुलने लग जाती हैं और वो लोग भी गुस्से में होते हैं। धीरे धीरे करके वो अपनी ताकत जुटाते हैं और पावर अप करने लग जाते हैं। एकदम से हम देखते हैं कि वो दोनों भी सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वेजिटा ये चीज देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके सामने 3 सुपर साइयन्स खड़े हैं और एक बारी फिर से ये बात साबित हो जाती है कि यूनिवर्स 6 के साइयन्स का पोटेंशियल यूनिवर्स 7 के साइयन्स से ज्यादा है। और तभी हम देखते हैं कि साइयन किंग वहाँ पे आ जाता है। वो एकदम से चिल्लाता है कि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम देखते हैं कि किंग सडाला वहीं पर खड़ा होता है और उसके पीछे रोबोट्स की एक पूरी आर्मी होती है। किंग सडाला बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा था, इन दिनों हम सिर्फ रोबोट्स पर ही विश्वास कर सकते हैं। तुम सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो मुझे धोखा देने में। वेजिटा किंग सडाला से बोलता है कि ये क्या मजाक लगा रखा है, हम लोगों को अपनी बात सेटल करने दो, ये सबके लिए बेहतर होगा। जैसे ही वेजिटा बोलता है एकदम से किंग सडाला को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि चुप हो जाओ। किंग सडाला बोलता है कि तुम लोगों को ये सब कुछ सेटल करने दूं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक बात जानता हूँ कि इस डिमोनिक ताकत का इस्तेमाल मेरे प्लेनेट पर नहीं होगा। अगर तुमने फिर से इस ताकत का इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें इस प्लेनेट से बाहर निकाल दूंगा। ये बोलकर किंग सडाला वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि फनल पावर डाउन कर लेती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे खुद पे शर्म आ रही है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी पावर डाउन कर लेता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वो एकदम से बोलता है बुल्मा चलो यहाँ से। आखिर किंग सडाला सुपर साइयन की फॉर्म्स को डिमोनिक फॉर्म क्यों बोल रहा है? इससे यही पता चलता है कि यूनिवर्स 6 में भी लेजेंडरी सुपर साइयन से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी जरूर है, जिसकी एंडिंग शायद काफी ज्यादा ट्रेजिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हम एक स्वैम्प वाले प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा तालाब है और उस तालाब के अंदर कोई क्रीचर है जो कि किसी पे नजर गड़ाए हुए है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रॉस्ट और फ्रॉस्ट के सामने हिट है। शायद हिट इस क्रीचर को मारने के लिए यहाँ पर आया है। हिट तालाब के अंदर इस क्रीचर को देख रहा होता है और ये क्रीचर भी हिट को देखता है और तभी हम देखते हैं कि ये पानी के अंदर चला जाता है। ये क्रीचर एकदम से हंसने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो तालाब के अंदर सुपर स्पीड में तैर रहा होता है और अचानक से ही वो रुकता है। वो बोलता है कि मैं अपनी फुल स्पीड में तैर रहा था, मैं करीब 20 मिनट से तैर रहा हूँ, मैंने जरूर उन लोगों को पीछे छोड़ दिया होगा। ये बोलकर वो तालाब के अंदर से बाहर आ जाता है। इस क्रीचर के चेहरे पे बहुत ज्यादा ईवल स्माइल होती है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे हिट खड़ा हुआ है। हिट बहुत ही सीरियसली इस क्रीचर को देख रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका काम बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। एकदम से ये क्रीचर हिट को देख के डर जाता है और अपना हाथ उठाता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में काफी सारे पत्थर हैं। एकदम से वो ये अटैक हिट पे शूट करता है। फ्रॉस्ट समझ जाता है कि हिट टाइम लैग का इस्तेमाल करने वाला है। एकदम से हिट अपने दोनों हाथों को आगे करता है। तभी ये क्रीचर एकदम से अपना अटैक शूट कर देता है। हम देखते हैं कि हिट के सामने ये पत्थर अचानक से ही रुक जाता है और हिट एकदम से इस पत्थर के सामने से अपने आप को हटा लेता है। हिट को लग रहा था कि वो इस पत्थर से बच गया है, और तभी ये पत्थर एकदम से यू-टर्न ले लेता है और पीछे से आकर हिट को लगने वाला होता है। ऐसा लगता है कि हिट शायद इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाएगा। तभी एक अटैक आता है और वो इस पत्थर को तोड़ देता है। हिट भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि ये अटैक किसने किया होगा, और ये होता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट बोलता है कि हिट थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। हिट को फ्रॉस्ट पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि हिट के ना चाहते हुए भी फ्रॉस्ट उसका पीछा कर रहा होता है। तभी हिट एकदम से अपना हाथ उठाता है और एकदम से इस क्रीचर पे अपना अटैक शूट करता है और एक ही झटके में ये क्रीचर मारा जाता है। हिट फ्रॉस्ट को ये दिखाना चाहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, और हिट बहुत ही गुस्से में फ्रॉस्ट की तरफ देखता है। तभी एकदम से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हम किसी और प्लेनेट पर हैं। हम देखते हैं कि फ्रीजा की रेस का एक क्रीचर चल रहा होता है और हिट इस क्रीचर पे नजर गड़ाए हुए है। एकदम से हिट अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो इस क्रीचर को मार सके। वो अभी बस इस क्रीचर को मारने के लिए अपना एम ही ले रहा होता है, और तभी हम देखते हैं कि इस क्रीचर पे कहीं और से अटैक हो जाता है और ये तभी के तभी मारा जाता है। हिट को विश्वास नहीं हो रहा होता, क्योंकि उससे पहले किसी और ने उसका काम कर दिया है। हिट को बहुत ही बुरा गुस्सा आने लग जाता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है। वो जानता है कि ये काम किसका है और वो मुड़कर देखता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रॉस्ट है और वो हंस रहा है। ना सिर्फ वो हिट का पीछा कर रहा है, बल्कि उसको काम करने से भी रोक रहा है। फ्रॉस्ट हंसते हुए बोलता है कि लगता है असैसिन का काम तो बहुत ज्यादा आसान है। हिट एकदम से जाके फ्रॉस्ट का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। फ्रॉस्ट बोलता है पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद तुम अपने टारगेट्स को हिट नहीं कर पा रहे हो।
या फिर ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे हमेशा से ही बेहतर था। हिट एकदम से फ्रॉस्ट का हाथ दबाता है और उसका हाथ टूटने लग जाता है। हिट बोलता है कि तुम मुझे अब अकेला छोड़ दोगी और यहाँ से आगे समय के अंत तक तुम मुझे कभी नहीं दिखोगी। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई? फ्रॉस्ट बोलता है कि मुझे बहुत ही बुरी तरीके से दर्द हो रहा है, मैं ये मंजूर कर लूंगा, पर मेरी एक कंडीशन है। फ्रॉस्ट एकदम से हिट से दूर हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें साबित करना होगा कि तुम मुझसे बेहतर हो। आ जाओ, अब हम लड़ते हैं। एकदम से हम देखते हैं कि हिट भी लड़ने के लिए तैयार होने लग जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। उन्होंने नए एंजल्स को रोकने के लिए जो कुछ भी किया उससे उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और वो काफी ज्यादा दर्द में है। उनकी बॉडी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाई है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के सामने एकदम से ज़ेनो का गार्ड आता है। वो बोलता है, ग्रैंड प्रीस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कवर करने के लिए, पर किंग से ये ज्यादा लंबे समय तक छुपा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उन्हें आज नहीं तो कल ये बात पता चल जाएगी। ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अपने आप को और ज्यादा खतरे में मत डालो। ग्रैंड प्रीस्ट बैठे हुए हैं और उनके सर की नसें अभी भी दिख रही हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा हुआ है और इतनी सी बात बोलने के लिए भी उनको काफी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। एकदम से ज़ेनो का गार्ड बोलता है कि ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही लॉर्ड ज़ेनो का गार्ड वहाँ से जाता है, हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट फिर से दर्द से कराने लग जाते हैं और उनके चेहरे पे फिर से दर्द दिखने लग जाता है। आखिरकार ऐसा लगता है कि शायद ग्रैंड प्रीस्ट के साथ काफी कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद हम यूनिवर्स 11 में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये किसी तरीके का प्लेनेट होता है। ये शायद लॉर्ड बेलमोर का प्लेनेट होता है, क्योंकि इसकी शेप लॉर्ड वीरस के प्लेनेट की तरह है। गोहान टोपो और जिरेन के साथ बैठा हुआ होता है और वो किसी पे नजर गड़ाए हुए हैं। हम देखते हैं कि मार्गरीटा कुछ कर रही होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर डिस्पो भी है। तभी हम देखते हैं कि मार्गरीटा किसी को हील कर रही है और यह है लॉर्ड बेलमोर। पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि लॉर्ड बेलमोर अपनी ताकत को टोपो में ट्रांसफर कर चुके हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी बहुत ही बुरी तरीके से जल गई थी। ऐसा लगा था कि शायद वो मारे जा चुके हैं और हम देखते हैं कि मार्गरीटा उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। टोपो लॉर्ड बेलमोर की हालत देख के काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है और स्ट्रेस की वजह से वो अपना पैर जमीन पे पटक रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि गोहान कुछ बोलता है। गोहान बोलता है कि लगता नहीं कि लॉर्ड बेलमोर। तभी एकदम से जिरेन उसे रोक देता है। जिरेन बोलता है कि मार्गरीटा लॉर्ड बेलमोर को जिंदा नहीं कर सकती, उसके पास ये करने की अथॉरिटी नहीं है, और लॉर्ड बेलमोर के जिंदा होने की अभी थोड़ी बहुत उम्मीद है, इसीलिए वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। गोहान बोलता है कि अच्छा, अब मैं समझ गया। गोहान बोलता है कि मैं ये बताना तो भूल ही गया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं प्राइड ट्रूपर्स की तरह ही जस्टिस में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, इसीलिए मैं प्राइड ट्रूपर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिरेन ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो की तरफ देखता है। टोपो नीचे की तरफ देख रहा होता है और गोहान से बोलता है, गोहान, मेरे हिसाब से तुमने बहुत ही गलत टाइम चूज किया है। गोहान एकदम से घबरा जाता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने कोई दिक्कत दी हो तो। मुझे इस समय में आकर तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए था। जिरेन एकदम से सोचने लग जाता है और बोलता है कि नहीं, हम उस बारे में नहीं बोल रहे हैं। तो वो बोलता है, गोहान ध्यान से सुनो, हम लोग इस वक्त इसलिए टेंशन में हैं क्योंकि लॉर्ड बेलमोर और मेरे बीच में डिवाइन इमॉर्टैलिटी का अभी ट्रांसफर हुआ है और इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जिरेन बोलता है कि और रही बात तुम्हारे प्राइड ट्रूपर्स को ज्वाइन करने की, तुमने आकर हमसे रिक्वेस्ट किया है सिर्फ इसलिए हम तुम्हें ज्वाइन नहीं करने दे सकते, पर अगर तुम एग्री करोगी तो हम तुम्हें एक मिशन पर लेकर जाना चाहेंगे और वहाँ पर तुम्हारी परफॉर्मेंस को देख के तुम्हें रेट करेंगे। अगर ये बात तुम्हें मंजूर है तो। गोहान ये बात सुन के खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ थैंक यू जिरेन, मुझे मंजूर है। तभी हम एकदम से डिस्पो के कान को देखते हैं। डिस्पो के सुनने की एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और वो बोलता है कि सब लोग चुप हो जाओ। एकदम से वो लॉर्ड बेलमोर की तरफ देखने लग जाता है और सुनने की कोशिश करता है। डिस्पो की आंख में एकदम से आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है कि मैं उन्हें ब्रीथ करते हुए सुन सकता हूँ, लॉर्ड बेलमोर अभी भी जिंदा है। ये बात सुन के टोपो, जिरेन और गोहान बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और हम देखते हैं कि टोपो की आंखों में से खुशी के आंसू निकलने लग जाते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 में वापस आते हैं और हम देखते हैं मॉन्स्टर आइलैंड को, यानी कि वो आइलैंड जहाँ पर एंड्रॉइड 17 रहता है। हम देखते हैं कि आसमान से कोई शिप आकर गिर रही होती है और एकदम से वो इस प्लैनेट पर आकर टकराती है। एंड्रॉइड 17 वहीं पर खड़ा होता है और वो भी ये सब कुछ नोटिस करता है। जंगल के बीचों बीच एक क्रैश हुआ होता है और वहां से धुआं निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि एक शिप के अंदर से एक शख्स निकलता है। इस शख्स को पहले हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखा है। वो बोलता है, फालतू का रोबोट, ऑब्वियसली इसमें और ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। वो अपनी जेब में से किसी तरीके का ट्रैकर निकालता है और बोलता है कि ये एंड्रॉइड 17 कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 वहां पर आ जाता है और एक पेड़ के ऊपर खड़ा होता है। वो बोलता है कि लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ।
तुम यूनिवर्स 3 के पेपर आर्मी हो ना? आखिर तुम मेरे आइलैंड पे क्या कर रहे हो? पेपर आर्मी बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, मेरे ट्रैकर ने मुझे अभी तक बताया नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। एकदम से उसके ट्रैकर में से आवाज आती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं। और पेपर आर्मी बोलता है कि अच्छा, मैं समझ गया। पेपर आर्मी को अपनी आंखों से ज्यादा अपने ट्रैकर पर विश्वास है। पेपर आर्मी इसके बाद हंसते हुए बोलता है कि एंड्रॉइड 17, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। तुम और मैं क्यों ना टीम अप कर ले। तुम्हारे यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए मैंने अपने यूनिवर्स के सुप्रीम काय का डीएनए भी लिया, ताकि मैं कोई एंड्रॉइड बना सकूं जो मुझे यहाँ तक पहुंचा दे। एंड्रॉइड 17 को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि यानी कि तुमने मेरा डीएनए भी लिया होगा। पेपर आर्मी बोलता है कि हाँ, मैंने सिर्फ तुम्हारा एक बार लिया था। एंड्रॉइड 17 बोलता है कि फिर से ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। एंड्रॉइड 17 वहाँ से जाने लग जाता है और पेपर आर्मी पूछता है कि तुम्हारा क्या फैसला रहा। एंड्रॉइड 17 बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे प्रपोजल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पेपर आर्मी बोलता है कि मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी भी एक फैमिली है, तुम उसे डिफेंड कैसे करोगी? एंड्रॉइड 17 बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है अपनी फैमिली को डिफेंड करने के लिए। पेपर आर्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, क्या तुम्हें पता भी है कि इस बारी तुम्हारे एनिमीज कौन है? 17 बोलता है कि उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर हम मारे गए तो यानी कि समय आ चुका है। पेपर आर्मी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और तभी हम देखते हैं कि एंड्रॉइड 17 के पास कोई आता है। वो बोलता है डैड। हम देखते हैं कि ये दोनों बच्चे एंड्रॉइड 17 के हैं और एकदम से एंड्रॉइड 17 उन्हें देखता है। वो बोलता है सफायर पर्ल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी एकदम से एंड्रॉइड 17 की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। वो बोलती है कि मैंने यहाँ पे खेलने के लिए लेकर आई थी और तभी हमने तुम्हारी बात सुन ली। तभी एकदम से एंड्रॉइड 17 की बेटी होती हुई बोलती है कि डैड, हम मरना नहीं चाहते और हम ये भी नहीं चाहते कि आप मरो। 17 की वाइफ अपनी बेटी को चुप कराती है और बोलती है कि हम में से कोई भी नहीं मरने वाला, चिंता मत करो, हमारे पास काफी सारे साल बचे हैं एंजॉय करने के लिए। एंड्रॉइड 17 के मन में काफी सारी मेमोरीज आने लग जाती हैं, जो मेमोरीज उसने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करी हैं। और आखिरकार वो पेपर आर्मी की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। पेपर आर्मी भी ये चीज देख के खुश होता है क्योंकि आखिरकार एंड्रॉइड 17 उसकी बात मानने के लिए लगता है